Hello everyone, welcome to तस्नीम अकेडमी चैनल। माई सेल्फ उज़मा तस्नीम। अगर आप एजुकेशन से नेट जेआरएफ की तैयारी करना चाहते हैं तो आप मेरे चैनल तस्नीम अकेडमी से जुड़ सकते हैं। आज मैं आपको इंडियन फिलॉसफी का सबसे पहला टॉपिक सांख्य फिलॉसफी पढ़ाने जा रही हूँ। सबसे पहले हम जानने की कोशिश करेंगे कि सांख्य फिलॉसफी होता क्या है। व्हाट इज सांख्य फिलॉसफी? इट इज आस्तिका ऑर्थोडॉक्स स्कूल ऑफ इंडियन फिलॉसफी। इसका मतलब ये हुआ कि सांख्य फिलॉसफी जो है वो वेदास को फॉलो करते हैं। इट इज अ संस्कृत वर्ड विच मीन्स नंबर। सांख्य फिलॉसफी दो वर्ड से मिलकर बना है, सान एंड खया। सान का मतलब नंबर होता है और खया का मतलब नॉलेज होता है। सांख्य फिलॉसफी में हम लोग नंबर की स्टडी करते हैं। अगर हम अपने यूनिवर्स को देखते हैं तो हमारा यूनिवर्स बहुत सारे एलिमेंट से मिलकर बना है और हमारे यूनिवर्स में जितने भी एलिमेंट्स हैं उसको नंबर के फॉर्म में रिप्रेजेंट करता है सांख्य फिलॉसफी। तो इस तरह से हम सांख्य फिलॉसफी में नंबर की स्टडी करते हैं। ओल्डेस्ट स्कूल ऑफ इंडियन फिलॉसफी, सांख्य फिलॉसफी सबसे पुराना स्कूल ऑफ फिलॉसफी है। महर्षि कपिला मुनि जो थे वो सांख्य फिलॉसफी के फाउंडर थे। Sankhya also means divine and perfect knowledge. Here divine and perfect knowledge means how we differentiate प्रकृति and पुरुषा। हम प्रकृति और पुरुषा को किस तरह से डिफ्रेंशिएट करेंगे उसे ही परफेक्ट नॉलेज कहते हैं। प्रकृति और पुरुषा क्या होता है इसे हम नेक्स्ट स्लाइड में डिस्कस करेंगे। अब हम जानते हैं सांख्य फिलॉसफी की मेटाफिजिक्स। मेटाफिजिक्स को जानने से पहले हम ये समझेंगे कि मेटाफिजिक्स होता क्या है। मेटाफिजिक्स का मतलब रियलिटी से है। ये रियलिटी की तलाश करता है कि गॉड कहाँ है, गॉड का प्रेजेंस कहाँ है, ये दुनिया कैसे बनी, ये सब कुछ कहाँ से आया। जहाँ हम रियलिटी की खोज करते हैं वही मेटाफिजिक्स होता है। और जब हम सांख्य फिलॉसफी की मेटाफिजिक्स की बात करते हैं तो वहाँ पे डुअलिस्टिक रियलिज्म आते हैं और डुअलिस्टिक रियलिज्म से मुराद प्रकृति और पुरुषा से है। प्रकृति और पुरुषा को समझने के लिए हम सबसे पहले देखते हैं प्रकृति को। प्रकृति होता क्या है? प्रकृति मैटर है, ये बॉडी है, ये अनकॉन्शियस होने के साथ साथ ये एक्टिव भी होता है। प्रकृति अनइंटेलिजिबल है और अनकाउंटेबल है। इसको समझने के लिए हम एक एग्जांपल से समझेंगे, जैसे कि हम अपने एनवायरनमेंट में हाउस को तो काउंट कर सकते हैं, ट्रीज को काउंट कर सकते हैं, लेकिन हम होल एनवायरनमेंट को एक साथ काउंट नहीं कर सकते हैं। इसी तरह प्रकृति जो है वो अनइंटेलिजिबल है और अनकाउंटेबल है। प्रकृति के अंदर तीन गुण होते हैं। वो कौन से हैं? वो है सत्वा, रजस और तमस। सत्वा क्या है? ये है लाइटनेस, इल्यूमिनेशन, जॉय। रजस डायनामिज्म, एक्टिविटी, एक्साइटेशन, पेन। तमस इनर्शिया, हेवीनेस, ऑब्स्ट्रक्शन। अब हम इसको समझेंगे एक एग्जाम्पल से। मान लीजिए आप कोई मोबाइल बनाना चाहते हैं, तो मोबाइल बनाने के लिए आपको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा? आपको सबसे पहले प्लानिंग करनी पड़ेगी, क्योंकि कोई भी काम करने से पहले हमें सबसे पहले क्या करना होता है? प्लानिंग करनी होती है। ठीक है, तो हम मोबाइल बनाने के लिए प्लानिंग करेंगे कि हमें मोबाइल बनाने में कितना पैसा खर्च होगा, कितने वर्कर्स इन्वॉल्व होंगे, मतलब सारा सेटिंग हम कर लेते हैं। तो सबसे पहला काम प्लानिंग। तो सत्वा प्लानिंग के अंदर आता है और सत्वा डिसीजन मेकर होते हैं, ये प्लानिंग करते हैं। उसके बाद हम काम करना शुरू करते हैं, मोबाइल बनाना शुरू कर देते हैं और जब हम एक्टिव हो जाते हैं, जो पर्सन काम करता है वो एक्टिव होता है, तो रजस गुण जो है वो एक्टिव पर्सन्स में होते हैं। इस तरह से जो पीपल काम कर रहे हैं वहाँ पे रजस गुण आ जाता है। उसके बाद हम लोग मोबाइल बना चुके, अब हम लोग थक जाते हैं और फिर हम लोग आराम करते हैं, और जब हम लोग आराम कर रहे होते हैं तो वो जो गुण होता है वो तमस होता है। यहाँ पे काम रुक जाता है। तमस क्या हो गया? ये इनर्शिया हो गया, ऑब्स्ट्रक्शन हो गया। रजस क्या हो गया? ये एक्टिविटी हो गई, एक्साइटेशन हो गया। और सत्वा जो है वो प्लानिंग है, इल्यूमिनेशन है। तो इस तरह से हम प्रकृति के तीन गुण को इस मोबाइल का एग्जाम्पल लेकर इजीली समझ चुके हैं। अब हम बात करते हैं प्रकृति और पुरुषा क्या होता है। प्रकृति तो मैटर और बॉडी होता है और पुरुषा सोल होता है। इन दोनों को समझने के लिए एक एग्जाम्पल फिर से मैंने लिया है।
अगर हम मोबाइल के अंदर से बैटरी निकाल देते हैं तो जो खाली मोबाइल होता है वो प्रकृति होता है, और मोबाइल की जो बैटरी होती है वो प्रूषा है। ठीक है, अब प्रकृति और प्रूषा दोनों मिल जाते हैं तो एक मोबाइल काम करने लगता है, वो चलने लगता है। उसी प्रकार से हम अपने ऊपर भी एग्जाम्पल ले सकते हैं कि इंसान क्या है। इंसान का जो बॉडी है वो प्रकृति है, उसके अंदर जो आत्मा है वो प्रूषा है, और जब वो दोनों मिल जाते हैं तो इंसान लिविंग ऑर्गेनिज्म में कन्वर्ट हो जाता है। तो इसी एग्जाम्पल के से हम देख सकते हैं, प्रकृति जब प्रूषा से मिलता है तो लिविंग ऑर्गेनिज्म बनता है। जब मोबाइल बैटरी से मिलता है तो एक मोबाइल टोटली कंप्लीट हो चुका होता है। तो ये एग्जाम्पल है प्रकृति और प्रूषा का। अब प्रूषा क्या होता है? प्रूषा मतलब सोल है, कॉन्शियसनेस है, और ये कॉन्शियसनेस होने के साथ साथ ये इनएक्टिव होता है। ये नाइदर काउज है नॉर इफेक्ट है, और ये प्रकृति को इन्फ्लुएंस करता है। प्रकृति और प्रूषा के मिलने से क्या होता है? इवोल्यूशन होता है। वो कैसे? अब ये मोबाइल है, इस मोबाइल के अंदर प्रकृति है, मतलब विदाउट बैटरी वो क्या है? प्रकृति है। उसके अंदर 3 गुण हैं जो कि क्या है? सत्व, रजस और तमस। जब मोबाइल और बैटरी मिक्स होते हैं तो प्रकृति के जो 3 गुण हैं उनमें हलचल हो जाती है। जब प्रूषा प्रकृति से टकराता है गलती से या मिस्टेक से, तो प्रकृति के अंदर जो 3 गुण होते हैं सत्व, रजस और तमस, उनमें क्या होता है? उनमें हलचल मच जाती है, और वो पहले तो इक्विलिब्रियम स्टेज पे होते हैं, लेकिन जैसे ही प्रूषा प्रकृति के नजदीक जाकर टकराता है उनके अंदर पूरा इवोल्यूशन हो जाता है, वो डिसइक्विलिब्रियम स्टेज पे पहुंच जाते हैं। तो जब प्रकृति अलग था, प्रूषा अलग था, तो कोई सब इक्विलिब्रियम स्टेज पे थे। ठीक है, जब प्रकृति और प्रूषा जब नहीं मिले थे तो प्रकृति के अंदर जो 3 गुण थे वो क्या थे? इक्विलिब्रियम पे थे। लेकिन जैसे ही प्रूषा प्रकृति के अंदर जाता है वो डिसइक्विलिब्रियम स्टेज पे पहुंच जाते हैं और इस यूनिवर्स का निर्माण हो जाता है। क्योंकि जब भी प्रकृति और प्रूषा आपस में मिलते हैं तो ये यूनिवर्स बनता है। प्रकृति और प्रूषा आपस में मिलते हैं तो जीवा बनता है। जब प्रूषा प्रकृति से टकराता है तो उसके 3 गुण में हलचल मच जाती है, और वो 3 गुण कौन है? सत्व है, रजस है और तमस है। ओके, अंडरस्टूड? Now we talk about epistemology of सांख्य philosophy। जब हम epistemology की बात करते हैं तो epistemology का मतलब है कि हम नॉलेज कैसे गेन कर रहे हैं। तो नॉलेज हम 3 तरह से गेन करते हैं सांख्य philosophy में, वो है प्रत्यक्ष, अनुमाना और शाब्दा। प्रत्यक्ष का मतलब परसेप्शन है। जो भी नॉलेज हम सेंस ऑर्गन से गेन करते हैं उसको प्रत्यक्ष कहते हैं, और अनुमाना मतलब इन्फ्रेंस। किसी एविडेंसेस के बेसिस पे कंक्लूजन को निकालना ही अनुमाना है। जैसे अगर हम देखते हैं कि बादल पूरा आसमान में है, मतलब बारिश आने वाली है, बादल को देख करके हम लोगों ने क्या किया? कंक्लूजन निकाल लिया। या फिर एक एग्जांपल है, कहीं पे धुआं है तो हम लोग सोच लेते हैं अगर वहां पे धुआं है तो मतलब वहां पे आग होगा, जहां स्मोक है मतलब कि वहां पे आग होगा। तो स्मोक को देख करके हमने क्या कहा? हाँ, वहां आग होगा। तो ये अनुमाना है कि कंक्लूजन को हम किसके बेसिस पे निकालते हैं? एविडेंसेस के बेसिस पे निकालते हैं। अब हम बात करते हैं शब्दा की। शब्दा टेस्टिमोनी है। कोई भी चीज कहीं लिख दी गई है, जैसे कि सीक्रेट प्लेसेस पे, लाइक रिलीजियस बुक पे, तो वो चीज चेंज नहीं हो सकती है, तो वही शब्द और टेस्टिमोनी है। तो सांख्य फिलॉसफी के हिसाब से हम इस तरह से इन 3 तरीकों से हम नॉलेज को गेन कर सकते हैं। अब हम एक्सियोलॉजी की बात करते हैं। एक्सियोलॉजी का मतलब वैल्यूज होता है, और वैल्यूज को कैसे पाया जाता है सांख्य फिलॉसफी के अकॉर्डिंग? जब भी हम प्रकृति और प्रूषा को डिफ्रेंशिएट नहीं करेंगे तो हम वैल्यू को गेन नहीं कर सकते। अगर एक्सियोलॉजी को डेवलप करना है तो हमें प्रकृति को प्रूषा से अलग करना होगा, मोबाइल को बैटरी से अलग करना होगा। अगर हम मोबाइल को बैटरी से अलग करेंगे तो लिबरेशन हो जाएगा, हमें मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी। तो एक्सियोलॉजी वही है कि प्रकृति को प्रूषा से क्या करना है? अलग कर देना है।
अब हम सांख्य फिलॉसफी के फंडामेंटल प्रिंसिपल्स की बात करेंगे। इट इज बोथ थीस्ट एंड अथीस्ट। थीस्ट क्यों है? क्योंकि ये वेदास को एक्सेप्ट करते हैं, और अथिस्ट क्यों है? क्योंकि वर्ल्ड इज नॉट क्रिएटेड बाय गॉड। ये वर्ल्ड जो है वो गॉड से नहीं बना है। सांख्य फिलॉसफी गॉड पे यकीन नहीं करते हैं, इसलिए इस फिलॉसफी को अथिस्ट फिलॉसफी भी कहते हैं। सांख्य फिलॉसफी सातकार्यवाद को मानते हैं। हमारे इंडियन फिलॉसफी में दो बातें कही जाती हैं, एक सातकार्यवाद, एक असातकार्यवाद। सातकार्यवाद क्या है? ये प्री एग्जिस्टेंस ऑफ द इफेक्ट इन द काउज है, और असातकार्यवाद क्या है? ये नॉन एग्जिस्टेंस ऑफ द इफेक्ट इन द काउज है। अगर हम सातकार्यवाद को समझना चाहते हैं तो हम एक एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे कि अगर हम एक चेयर को देखते हैं, एक चेयर का शेप चेंज हो जाता है, लेकिन उसकी शुरुआत किससे होती है? ऊट से होती है। वो ऊट से ही बना होता है, लेकिन वो डिफरेंट शेप में चेंज हो जाता है। तो सातकार्यवाद वही हुआ, प्री एग्जिस्टेंस ऑफ द इफेक्ट इन द काउज। इसका दूसरा एग्जाम्पल कर्ड और मिल्क का भी है, और इसको हम अगर एजुकेशन से समझना चाहें तो इसका एक और एग्जाम्पल है कि टीचर क्या करता है, वो स्टूडेंट के अंदर कुछ चेंजिंग नहीं लाता है। एक स्टूडेंट के अंदर सब कुछ पहले से ही प्रेजेंट होता है। टीचर का बस काम होता है कि उसकी एबिलिटी को उभारना, जो भी उसके अंदर प्रेजेंट है उसको बाहर निकालना। टीचर एक स्टूडेंट को निखारता है, वो उसके अंदर कुछ डालता नहीं है। ऐसा नहीं है कि स्टूडेंट के अंदर कुछ नहीं होता और टीचर सब कुछ करता है, नहीं, स्टूडेंट के अंदर हर चीज पहले से प्रेजेंट होती है। टीचर उस चीजों को क्या करता है? सही करता है। तो सातकार्यवाद का एग्जाम्पल हम वहां से भी देख सकते हैं। तो इस तरह से सातकार्यवाद, सांख्य फिलॉसफी जो है वो सातकार्यवाद को फॉलो करता है। अब बात करते हैं लिबरेशन की। तो हम लोग जब तक प्रकृति और पुरुषा को नहीं अलग करेंगे, हमें लिबरेशन नहीं मिलेगा, हमें मोक्ष नहीं मिलेगा। अगर हमें मोक्ष चाहिए तो हमें प्रकृति को पुरुषा से अलग करना ही होगा। तो ये सारे थे फंडामेंटल प्रिंसिपल्स। अब हम बात करते हैं एम्स ऑफ एजुकेशन की। तो टू गेन सेल्फ रियलाइजेशन, खुद को पहचानना, टू प्रिपेयर द चाइल्ड टू कंस्ट्रक्ट देयर ओन नॉलेज। इसका एम ऑफ एजुकेशन है कि चाइल्ड अपना नॉलेज खुद से कंस्ट्रक्ट करे, और पॉजिटिव एटीट्यूड होना चाहिए लाइफ के प्रति, और टू इनेबल द इंडिविजुअल टू अटेन फ्रीडम फ्रॉम मिजरीज, और दुख दर्द से मुक्ति पाना चाहता है। ये सांख्य फिलॉसफी जो है वो दुख दर्द से मुक्त करवाना चाहता है। ठीक है, तो मिजरीज कितने तरह की होती हैं, दुख दर्द कितने तरह के होते हैं? वो 3 तरह के होते हैं। वो है आध्यात्मिक, अधिभौतिका, अधिदेविका। आध्यात्मिक क्या है? ये इंट्रिंसिक काउज है। जो भी दुख हमारे बॉडी के अंदर से अराइज होता है वो आध्यात्मिक है। जैसे कि बॉडी का पेन होना, या फिर हेडेक होना, स्टोमिक पेन होना, तो ये आध्यात्मिक है। अब अधिभौतिका क्या है? जो भी दुख हमें बाहर से मिलता है, जैसे किसी ने चीटिंग कर ली, किसी ने धोखा दे दिया, किसी या फिर एनिमल्स ने किसी ने काट लिया, तो जो भी चीज, जो भी दुख हमें बाहर से मिलता है वो अधिभौतिका होता है। और अधिदेविका, जो दुख हमें गॉड की तरफ से मिलता है, सुपरनैचुरल पावर की तरफ से मिलता है, वो दुख अधिदेविका होता है। तो सांख्य फिलॉसफी का मेन मकसद क्या होता है? हमें इन तीनों दुख से छुटकारा दिलवाना, वो उनका मेन मकसद होता है। ठीक है, तो एम ऑफ एजुकेशन समझ में आ गया। सांख्य फिलॉसफी का ये तीनों है, आध्यात्मिक, अधिभौतिका, अधिदेविका। ओके, नाउ वी टॉक अबाउट करिकुलम ऑफ सांख्य फिलॉसफी। करिकुलम में हम लोग सांख्य फिलॉसफी के अकॉर्डिंग वेदास को पढ़ते हैं, उपनिषद को पढ़ते हैं, रिलीजियस स्टडीज करते हैं, नेचुरल साइंसेस, फिजिकल साइंसेस, योगा फॉर डिसिप्लिन, ये सारे सब्जेक्ट करिकुलम में डाला गया है। Method of teaching according to Sankhya philosophy: experiential learning, discussion, active based learning, question answer and project method का इस्तेमाल किया जाता है सांख्य फिलॉसफी में। रोल ऑफ टीचर, यहाँ पे टीचर जो है वो फैसिलिटेटर होते हैं, गाइडर होते हैं, इंस्ट्रक्टर होते हैं। यहाँ पे डिसिप्लिन कैसी होती है? बहुत ही स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन होता है यहाँ पे। और प्लेस ऑफ स्टूडेंट इंडिविजुअलाइज्ड है और चाइल्ड सेंटर्ड है स्टूडेंट यहाँ पर। सांख्य फिलॉसफी में 25 एलिमेंट्स की बात की गई है। वो 25 एलिमेंट्स कौन कौन से हम देखते हैं। सबसे पहला है पुरुषा, फिर है प्रकृति, फिर महत, अहंकार। अहंकार को हम 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं, सत्वा, रजस, तमस। सत्वा को फिर हम 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं, मानस, सेंस ऑर्गन, ऑर्गन ऑफ एक्शन। सेंस ऑर्गन हमारे 5 हैं, ईयर,
आई, ईयर, नोज, टंग, स्किन। और ऑर्गन ऑफ एक्शन हमारे कितने हैं? 5 हैं। हैंड, फीट, स्पीच, स्किटरी ऑर्गन, ऑर्गन ऑफ जनरेशन। और तमस हमारा 2 तरह का होता है, तन मन त्राज, जो कि है साउंड, टच, फॉर्म, फ्लेवर, स्मेल। और भूताज जो है ईथर, एयर, फायर, वाटर, अर्थ। ओके, नाउ वी अंडरस्टैंड कि हमारे 25 एलिमेंट्स किस तरह से होते हैं। प्रूषा, प्रकृति, महत, अहंकार, एंड मानस, सेंस ऑर्गन, ऑर्गन ऑफ एक्शन, तन्मंत्राज एंड भूताज। ओके, नाउ Sankhya philosophy is completed and thank you.